हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग बात कर रहे थे इतिहास की, और इतिहास में हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ना शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जो कि गुलाम वंश है, 1206 से 1290 तक था। गुलाम वंश को हमने पढ़ा था। गुलाम वंश की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इसका संस्थापक था, उसके बारे में जानकारी हम लोगों ने ली। इसके बाद में इल्तुतमिश को पढ़ा, और इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह आया। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को पढ़ा और उसका विरोध करके और जनता के सपोर्ट से गद्दी पर रज़िया सुल्तान बैठ गई। रज़िया को भी हमने पढ़ा, और रज़िया की हत्या करवा दी बहराम शाह ने 1240 में। 1240 में रज़िया और इसके पति अल्तुनिया की हत्या हो जाती है हरियाणा के कैथल में। और इसके बाद में गद्दी पर कौन बैठेगा? बहराम शाह। तो अगर मैं बात करूं बहराम शाह की, बहराम शाह तो ये 1240 से लेकर के 1242 तक था। बहराम शाह 2 साल तक था, 1240 से लेकर के 1242 तक था। इसने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। इसने एक पद बनाया जिसे नायब मुमलिकात कहा जाता है। इसने एक पद बनाया, नायब मुमलिकात। आपको पता है कि इल्तुतमिश ने एक संगठन बनाया था, 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप को तुर्क चहलगानी कहा जाता था या दल चालीसा कहा जाता था। तो आते आते हुआ क्या, जब तक बहराम शाह आया तो ये लोग बहराम शाह का सपोर्ट कर रहे थे। रज़िया के अंडर रहना इन लोगों ने अस्वीकार कर दिया था और रज़िया के खिलाफ थे। तो जो दल चालीसा था, इसका एक प्रमुख, उसके लिए इसने एक पद बनाया। उसी पद को नायब मुमलिकात कहा गया, और इसने अपना प्रथम नायब मुमलिकात एदगिन को नियुक्त किया। तो बहराम शाह की अगर मैं बात करूं तो ये 1240 से 1242 तक था। लेकिन 1242 में आपको पता होगा कि ये जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश में ऐसा चल रहा है कि भाई बहन की हत्या करवा रही है, मतलब भाई बहन की हत्या करवा रहा है, बहन भाई की हत्या करवा रही है। तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा बहराम शाह के बाद। बहराम शाह के बाद कौन आएगा? अलाउद्दीन मसूद शाह आएगा। कौन आएगा? मसूद शाह, जिसे हम लोग कहते हैं। इसका पूरा नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। ये 1242 से लेकर के 1246 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1242 से लेकर के 1246 तक। अब जो बहराम शाह है, इसने हत्या करवाई रज़िया सुल्तान की और अल्तुनिया की। तो बहराम शाह के खिलाफ षड्यंत्र करके ये जो अलाउद्दीन मसूद शाह है, इसने हत्या करवा दी बहराम शाह की। और बहराम शाह की हत्या करवाने के बाद गद्दी पर कौन बैठ गया? अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठ गया। इसने कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया, बस ये 4 सालों तक गद्दी पर बैठा रहा। और 1246 में इल्तुतमिश का एक और पुत्र, जिसका नाम रहता है नसीरुद्दीन महमूद, वो आएगा। कौन आएगा? नसीरुद्दीन महमूद आएगा। ये कौन था? ये था रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह का पुत्र। ये किसका पुत्र था? रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह का पुत्र। ये रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह का पुत्र था। ये वही रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह है जो 1236 में गद्दी पर बैठ जाता है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, और जिसका विरोध करती है रज़िया और गद्दी पर बैठती है इसकी हत्या करवा के। अब ये कौन है? ये रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह का पुत्र है। इसकी हत्या कौन करवाएगा? इसकी हत्या करवाएगा नसीरुद्दीन महमूद करवाएगा। इसका पूरा नाम था नसीरुद्दीन महमूद। ये था कौन? इल्तुतमिश का पुत्र था। ये इल्तुतमिश का पुत्र था। साथ में अगर आप बात करेंगे तो बलबन का दामाद था। बलबन का दामाद भी था। ये इल्तुतमिश का पुत्र था और बलबन का दामाद भी था। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में बात करें तो इसने बलबन को एक उपाधि दी, बलबन को एक टाइटल दिया, और उस टाइटल को क्या कहा जाता है? उलूग खां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उलूग खां। अर्थात बलबन को इसने एक टाइटल दी उलूग खां की। साथ में इसने बलबन को क्या किया? वजीर नियुक्त किया बलबन को। ये वजीर क्या होता है? अगर आप वजीर की बात करें तो उस टाइम का जो पद था, जिसे नायब मुमलिकात कहा जाता था, नायब मुमलिकात, अर्थात उस टाइम का जो सबसे महत्वपूर्ण पद था, 40 लोगों के संगठन का जो प्रमुख होता था, वो नायब मुमलिकात कहलाता था। उसी के पास सारी पावर थी।
जिसे हम लोग वर्तमान समय का प्रधानमंत्री कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री को इसने किसे नियुक्त किया? प्रधानमंत्री को इसने बलबन को नियुक्त किया, अर्थात बलबन को इसने अपना वजीर नियुक्त कर दिया। अभी हुआ क्या, आपने देखा कि जो नसीरुद्दीन महमूद है ये बलबन का दामाद है, तो जो सुल्तान है वो कौन है? दामाद है। अब दामाद सुल्तान है तो इसने इसको अपना प्रधानमंत्री बना लिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो सारी पावर है, जो प्रशासनिक पूरी पावर है, वो किसके हाथ में? बलबन के हाथ में है। सिर्फ नाम मात्र का सुल्तान कौन है? महमूद है। महमूद नाम मात्र का सुल्तान रहता है 1246 से लेकर के 1265 तक, और एक्चुअल में जो सुल्तान रहता है वो कौन रहता है? वो बलबन रहता है। तो बलबन के बारे में कहा जाता है कि बलबन ने 20 साल तक तो वजीर के पद पर रहकर शासन किया, और इसके बाद में 20 साल तक जब वो गद्दी पर बैठा तब उसने शासन किया। तो इसके बाद में क्या है, अब ये 1265 तक रहेगा। कब तक रहेगा? जो नसीरुद्दीन महमूद है 1246 से लेकर के 1265 तक, इसका जो शासन काल है वो 1246 से लेकर के 1265 है। और 1265 में कौन आएगा? 1265 में आएगा बलबन। कौन आएगा? बलबन आ जाएगा। अब ये 1265 से लेकर के 1287 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1265 से लेकर के 1287 तक। बलबन, ये नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस लग रहा है, और इसने कुछ काम भी ऐसा किया। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति था, बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी। इसने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी अपनाई, अर्थात लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। इसने क्षमा को तो एकदम बिल्कुल दूर ही कर दिया, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो उसे क्षमा नहीं देना है, बस उसकी हत्या करवा देनी है, गला कटवा देना है, और इसी इसकी पॉलिसी को आयरन एंड ब्लड पॉलिसी कहा जाता है। अच्छा, अगर आप बलबन के बारे में देखें तो इसके नाम के बारे में सबसे पहले तो मैं बताऊंगा। जो इसका नाम है, इसका नाम था बहाउद्दीन। इसका एक्चुअल नेम क्या था? बहाउद्दीन। लेकिन बलबन, जो ये बलबन नाम है, अगर बलबन पूरे नाम की बात करें तो इसका जो पूरा नाम था वो था गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन। ये था इसका फुल नेम। गयासुद्दीन बलबन। अब ये जब बलबन आएगा तो बलबन कई सारे महत्वपूर्ण कार्य करेगा। अब बलबन देखो, बलबन पहले से देखता चला आ रहा है कि जो नसीरुद्दीन महमूद है उसके टाइम में जो प्रशासन में सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप है वो दल चालीसा के लोगों का है। तो इसे लगेगा कि जो दल चालीसा के लोग हैं इनका खात्मा जरूरी है, इनको कंप्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए कि ये किसी भी प्रकार से प्रशासन में हस्तक्षेप ना कर सकें। और इसीलिए ये कूटनीति अपना करके, अर्थात किसी को जहर देगा, किसी की हत्या करवा देगा, किसी को बाहर भेज देगा, किसी को फांसी पर लटकवा देगा। ये जो 40 लोग हैं, इन 40 लोगों की 40 प्रकार से हत्या करवा देता है। ये इतिहासकार इसके बारे में कई प्रकार से बताते हैं। आप बात करेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सबको एक मिशन पर भेजता है, उसके पीछे सेनाएं भेजता है और हत्या करवा देता है। कहीं कुछ पढ़ने को मिलता है, कहीं कुछ पढ़ने को मिलता है, लेकिन ये सबकी अलग अलग प्रकार से हत्या करवाता है। इसके अलावा अगर इसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले तो इसने क्या किया? तुर्क चहलगानी का अंत किया। पहला काम इसका क्या था? तुर्क चहलगानी का अंत। तुर्क चहलगानी का अंत किया, ठीक है। इसके अलावा इसने नीति कौन सी अपनाई? लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। मैंने आपको बताया कि लोह एवं रक्त की नीति थी क्या। इस नीति के अंतर्गत ये था कि अगर कोई भी छोटा मोटा अपराध करता है तो उसके लिए सिर्फ एक ही सज़ा होगी कि हाँ, उसका सर जो है धड़ से अलग करवा दिया जाए, उसकी हत्या करवा दी जाए। और इसी पॉलिसी को आयरन एंड ब्लड पॉलिसी कहा जाता है। ये पॉलिसी अपनाई किसके खिलाफ गई थी? मेवाती। अगर आप बात करेंगे दिल्ली और हरियाणा के बीच का जो स्थान है, उस स्थान पर मेवात जाति के लोग निवास करते थे। इन लोगों का काम ही होता था लूटपाट करना। तो ये क्या करेगा? अफगानी लगभग 500 से 1000 अफगानी सैनिक बुलवाएगा और उन सैनिकों को उस क्षेत्र में लगा देगा कि अगर कोई भी मेवाती लूटपाट करते हुए दिखता है तो उसकी आप उसका जो गला है वो सर से अलग कर दो, उसकी हत्या कर दो। और वहीं से इसकी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसने कुछ प्रथाओं की शुरुआत की। उन प्रथाओं की मैं बात करूंगा। जैसे जो बलबन है ये 1265 से 1287 तक था। इसने कुछ प्रथाओं की शुरुआत की। जैसे मैं बात करूं, इसने सिजदा एवं पाइबोस प्रथा की शुरुआत की। सिजदा एवं पाइबोस। नौरोज त्यौहार की शुरुआत की।
ये क्या था, ये ईरानियों का त्यौहार है एक। बलबन ने क्या किया, देखो बलबन का ऐसा मानना था कि जो भगवान है अर्थात जो अल्लाह है, अल्लाह के बाद जो दूसरा पद है वो शासक का ही है। और मोहम्मद साहब जो कि इस्लाम धर्म के पैगंबर थे, इसने कहा कि मोहम्मद साहब के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो इसी का आता है, ठीक है। और इसी पद को मेंटेन करने के लिए और अपनी धाक जमाने के लिए इसने क्या किया, सिजदा और पाइबोस को लागू किया। सिजदा पाइबोस में ऐसी व्यवस्था की कि कोई भी व्यक्ति अगर दरबार में है या दरबार में जाता है, एंट्री करता है, तो वो सबसे पहले बलबन के सामने लेट जाएगा। लेटने के बाद में इसके कदमों को चूमेगा, और लेटने को ही क्या कहा गया, सिजदा कहा गया। इसके कदमों को चूमने को पाइबोस कहा गया, और इस प्रथा को क्या कहा गया, सिजदा एवं पाइबोस कहा गया। इसके अलावा बलबन ईरान का व्यक्ति था, तो ये जो नौरोज़ है ये ईरानी त्यौहार है, ठीक। तो इसने क्या किया, ईरानी त्यौहार की शुरुआत कर दी, अर्थात इसने जनता में ये लागू करवा दिया कि आप ये जो नौरोज़ त्यौहार है इसे आप सेलिब्रेट करेंगे, इसे मनाएंगे। तो ये जो दोनों प्रथाएं थी ये मुस्लिम धर्म की प्रथाएं नहीं थी, ये मुस्लिम धर्म के अलावा दूसरे धर्म की प्रथाएं थीं, और दूसरे धर्म की प्रथाओं को इसने लागू किया। इसीलिए इसे कहा जाता है गैर इस्लामिक प्रथा को लागू करने वाला सुल्तान। गैर इस्लामिक प्रथा को लागू करने वाला सुल्तान। अर्थात जो बलबन था ये गैर इस्लामिक प्रथा को लागू करने वाला पहला सुल्तान था। इससे पहले जितने भी सुल्तान आए उन लोगों ने गैर इस्लामिक प्रथा की शुरुआत नहीं की थी, अर्थात गैर इस्लामिक प्रथा को लागू नहीं किया था। इसके अलावा इसने दो महत्वपूर्ण कार्य और किए, जैसे आप बात करेंगे सेना विभाग। सेना विभाग में क्या था, ये जो इल्तुतमिश आता है तो वो इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत करता है कि जो सेना के जवान हैं, जो सैनिक हैं, अभी वर्तमान समय में क्या है, हमारे यहाँ जो आर्मी है, आर्मी में क्या है, आप वहाँ जाते हैं, जॉब करते हैं, आर्मी में रहते हैं, तो आपको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं। पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, उन्हें मुद्रा नहीं मिलती थी, मुद्रा के बदले उन्हें ज़मीन मिलती थी, और जो ज़मीन मिलती थी उसी ज़मीन को इक्ता कहा जाता था, और उस ज़मीन से जो कर वसूलते थे उन्हें इक्तेदार कहा जाता था। तो इक्तेदारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अभी ये बलबन क्या करेगा, बलबन सेना का एक प्रमुख बनाएगा, अर्थात एक सेना विभाग की स्थापना कर देगा, एक विभाग बनाएगा जो सेना को भर्ती करेगा, उसके वेतन इत्यादि को देखेगा। और उस विभाग को क्या कहा जाता था, बारीद मुमालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बारीद मुमालिक, बारीद मुमालिक कहा जाता था। ये किससे संबंधित था, सेना से संबंधित था। इसने सेना से संबंधित ये विभाग बनाया। इसके अलावा अब न्याय विभाग किसने स्थापना की थी, इसने न्याय विभाग की भी स्थापना की। और किसी भी प्रकार का विद्रोह ना हो, ठीक है, कोई इसके खिलाफ रिवोल्ट ना कर पाए, इसके लिए इसने गुप्तचर विभाग बनाया। अर्थात गुप्तचर को बनाया कि जो गुप्तचर हैं वो आसपास के लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसके पास लाएं और इसको बताएं, और ये विद्रोह होने से पहले उसका दमन कर सके। और उसी लिए इसने एक और विभाग बनाया, उसे दीवान अर्ज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दीवान अर्ज, गुप्तचर विभाग। अभी इसने ये सारे विभाग बनाए। इसके अलावा इसने स्थापना की न्याय विभाग की स्थापना। पहले ऐसा कोई सुल्तान नहीं हुआ जिसने न्याय विभाग की स्थापना की हो, अर्थात इससे पहले जितने भी सुल्तान आए उसमें से न्याय विभाग की स्थापना किसी ने नहीं की थी। न्याय के लिए इसने अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, स्थापना कर दी कि हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, दो लोगों के बीच किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट है, तो आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ उचित न्याय मिलेगा। और इसके समय में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण और है, जैसे मैं बात करूँ बाह्य आक्रमण की। बाह्य आक्रमण, तो इसके समय में दो बाह्य आक्रमण हुए। इसके समय में दो बाह्य आक्रमण हुए। जैसे मैं एक आक्रमण की बात करूं तो 1279 में हुआ, ठीक है, और दूसरा जो आक्रमण है वो कब हुआ, वो 1285 में हुआ। तो दो इसके समय में दो महत्वपूर्ण आक्रमण हुए। पहला कब हुआ, 1279 में, दूसरा 1285 में। और ये जो दोनों आक्रमण थे ये मंगोलों के आक्रमण थे। किसके आक्रमण, मंगोलों के आक्रमण थे। ये दोनों आक्रमण किसके थे, मंगोलों के आक्रमण थे। और इस आक्रमण का दमन करने के लिए, इस आक्रमण को रोकने के लिए इसने अपने पुत्र को भेजा। किसे भेजा, पुत्र को भेजा,
और इसके पुत्र का नाम क्या था? शहजादा मोहम्मद। और ये जो पुत्र था इसका, इस पुत्र की इसके इसी अभियान में मृत्यु हो जाती है। ये जो मंगोल हैं वो सक्सेस नहीं होते दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने में, दिल्ली सल्तनत को हथियाने में, लेकिन इसका जो पुत्र है शहजादा मोहम्मद, ये इसी युद्ध में मारा जाता है। और कहते हैं कि जब ये पुत्र मारा गया तो इसके वियोग में जो बलबन है ये इतना पागल हो गया, इतना दुखी रहता था इसको लेकर के कि बलबन की मृत्यु हो गई 1287 में। ठीक है, 1285 में इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद में बलबन एकदम शोकग्रस्त रहने लगा। कहा जाता है कि बलबन रात को अपना रूम बंद करता था और पूरी रात रोता था। दरबार में जब वो आता था तो उसकी आंखें लाल रहती थी, इतना ये पुत्र बलबन को प्यारा था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बलबन का एक पुत्र और था। ठीक है, एक अन्य पुत्र की अगर मैं बात करूं, बुगरा खान। कौन था? बुगरा खान। ये बलबन का अन्य पुत्र और था। और बुगरा खान का ही एक और पुत्र था। बुगरा खान का जो पुत्र था उसका नाम था कैकुबाद। क्या नाम था? कैकुबाद। अभी कैकुबाद भी आएगा जब आप बात करेंगे। 1287 में बलबन की मृत्यु होगी, तो बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जो अगला सुल्तान बनेगा वो कौन बनेगा? कैकुबाद बनेगा। अब 1287 की अगर मैं बात करूं तो 1287 में क्या हुआ? बलबन की मृत्यु हो गई। और बलबन की मृत्यु कैसे हुई? कोई बाह्य आक्रमण से नहीं हुई। इसकी मृत्यु शोकग्रस्त होकर के हुई। इसका जो पुत्र शहजादा मोहम्मद है वो मारा गया मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए, और उसी से शोकाकुल रहते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है 1287 में। और 1287 में जैसे ही मृत्यु होगी, इसका एक बेटा भी हुआ करता था शहजादा मोहम्मद का। और जब ये शहजादा मोहम्मद मारा जाता है तो इसी के बेटे को जो बलबन है वो अपना सक्सेसर नियुक्त करेगा। लेकिन निजामुद्दीन इत्यादि व्यक्ति मिल करके कूटनीति खेलेंगे और उसे एक इक्ता दे देंगे और दिल्ली से बाहर भेज देंगे, और शासन किसे दे देंगे? कैकुबाद को बना देंगे। अर्थात सुल्तान कौन बन जाएगा? कैकुबाद बन जाएगा। तो अगर कैकुबाद की मैं बात करूं, कैकुबाद, तो आप देखेंगे 1287 से लेकर के 1290 तक कौन था? कैकुबाद था। ये कैकुबाद 1287 से 1290 तक है। लेकिन इसके खिलाफ भी जो षड्यंत्र है वो षड्यंत्र हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो षड्यंत्र की प्रथा है ये स्टार्ट होती है जब से ये शासन आया तब से शुरू होती है और अंत तक चलती है। अभी इसके खिलाफ षड्यंत्र होगा और इसकी हत्या हो जाएगी 1290 में। और 1290 में ही गद्दी पर कौन बैठेगा? कैमूर्स बैठेगा। कौन बैठेगा? कैमूर्स। 1290 में गद्दी पर कौन बैठा? कैमूर्स आया। अभी कैमूर्स के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि ये कौन था? ये था दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान, ये गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था। अच्छा, अगर आप कैमूर्स की बात करें तो इसकी हत्या किसने की? इसकी हत्या करेगा जलालुद्दीन खिलजी। और स्थापना करेगा खिलजी वंश की। जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी कैमूर्स की, जो कि गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था, और स्थापना कर देगा वो खिलजी वंश का। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक चलेगा। यहीं आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगली क्लास में हम लोग खिलजी वंश को कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो आप इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।